नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल राष्ट्र की भावना और सेना के सम्मान के खिलाफ दिए गए बयानों पर चल रही राजनीति पर है। इसमें दो चर्चित मामले, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह और अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद। इन दोनों का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दोनों मामलों में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की स्थापना की गई है। दोनों एसआईटी की रिपोर्ट अदालत देख रही है और ये दोनों ही मामले आज सुप्रीम कोर्ट में थे। पता चला कि दोनों मुकदमों की जांच अभी शुरू हुई और जांच रिपोर्ट अब गर्मी की छुट्टियों के बाद अदालत तक पहुंच सकती है। इस बीच मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक भी जारी रहेगी और प्रोफेसर अली खान की अंतरिम जमानत भी चलती रहेगी। इन दोनों मामलों में सुविधा की सियासत यह हुई है कि एक तरफ हरियाणा का प्रोफेसर भड़काऊ बयान के आरोप में 2 मुकदमे झेलता है, गिरफ्तार होता है, जेल जाता है। दूसरी तरफ जिस बयान को हाईकोर्ट गटर छाप बयान मानता हो, खुद इस मुकदमे को दर्ज कराता हो, उस मामले में कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस समेत विपक्षी दल मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, तो बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला कहकर पल्ला झाड़ती है। जबकि इसी राष्ट्र विरोध और समाज में वैमनस्य फैलाने वाले आरोपों में पुणे की 19 साल की लड़की को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है, कॉलेज से निकाल दिया जाता है, उसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता और हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसकी रिहाई होती है। दूसरी तरफ लखनऊ यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर की अग्रिम जमानत अर्जी तक खारिज हो जाती है। और आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और भाईचारे के खिलाफ टिप्पणी और सेना के अपमान से जुड़े मामलों में कार्रवाई में एक रूपता क्यों नहीं दिखती। हमारे साथ पक्ष विपक्ष के मेहमान जुड़ेंगे और कई सवाल हम उनको पूछेंगे, लेकिन दंगल शुरू करने के पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आतंक की तबाही का गर्द बैठ गया, लेकिन उसके बहाने शुरू हुआ विवाद अब अदालतों में तारीख पर तारीख की कहानी में उलझ गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने मुकदमे 2 हैं। एक मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का मुकदमा है जिसमें मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मजहबी टिप्पणी की थी। दूसरा एक निजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का मुकदमा है जिनके ऊपर भड़काऊ पोस्ट का आरोप है। दोनों मुकदमों की जाँच सुप्रीम कोर्ट खुद करा रहा है। मंत्री विजय शाह का क्या हुआ कुछ नहीं है। मंत्री विजय शाह कुर्सी पर बने हुए हैं क्योंकि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में जांच तो शुरू हुई है लेकिन तेजी से हो नहीं पा रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट की बड़ी बातें ये हैं कि इतने दिनों में एसआईटी ने घटना के वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स का अध्ययन कर लिया है। घटना से जुड़े बयानों के वीडियो भोपाल फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजे थे जो संसाधनों की कमी की वजह से बगैर जांच वापस आ गए हैं। एसआईटी ने 7 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और एक पत्रकार का मोबाइल जांच के लिए सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिया है जिसमें बयान शूट हुआ था। एसआईटी ने जांच के लिए और समय मांगा जो अदालत ने दे दिया। ऊपर से यह भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो हाईकोर्ट वाली सुनवाई नहीं होनी चाहिए। मंत्री विजय शाह को मिली अंतरिम जमानत भी बरकरार है। प्रोफेसर अली का क्या हुआ? अली खान केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनवाई थी, उसकी जांच शुरू हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने अदालत में बताया कि एडीजीपी क्राइम ममता सिंह, आईपीएस एसपी करनाल गंगाराम पूनिया और एसपी गुरुग्राम विक्रांत भूषण की एसआईटी बनी है जो कुछ विशेष दस्तावेजों का इंतजार कर रही है। सुनवाई के दौरान प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी की ओर से कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे थे। हरियाणा सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा ने कहा कि हम कुछ दस्तावेजों का इंतजार कर रहे हैं। सिब्बल ने पूछा ये कौन सी जांच है, किन दस्तावेजों की जरूरत है। एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा ने कहा कि आरोपी 14 देशों का दौरा कर चुका है, उसकी जांच होनी चाहिए। सिब्बल ने अदालत से कहा कि ये तो कुछ और भी जांच करने लग सकते हैं। अदालत ने हरियाणा सरकार के वकील से कहा आप सिर्फ दोनों एफआईआर की जांच करें, इधर उधर नहीं जाएं और निचली अदालत में रिपोर्ट सौंपने से पहले सुप्रीम कोर्ट को सौंपें। इसके साथ ही हरियाणा सरकार की एसआईटी को अगली रिपोर्ट देने के लिए 3 सप्ताह का समय मिल गया। तब तक अली खान को मिली अंतरिम राहत बरकरार रहेगी।
मगर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश के खिलाफ, सेना के अफसरों के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर बोलने वाले कैंपस के कुछ और मामले अदालत तक पहुंचे हैं। इसमें पुणे की 19 साल की खतीजा है, जिसने भारत के खिलाफ 7 मई को इंस्टा पोस्ट लिखा, उसे डिलीट किया, माफी मांगी, लेकिन 9 मई को गिरफ्तार कर ली गई। 15 मई तक पुलिस हिरासत में रही, 27 मई तक जेल में रही और हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत के आदेश पर रिहा हुई। दूसरी लखनऊ यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर माधुरी काकोटी हैं, जिनके खिलाफ राष्ट्र विरोधी बयान के आरोप में लखनऊ के हसनगंज में मामला दर्ज है और निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इन घटनाओं से पता चलता है कि पहलगाम के नरसंहार के बाद राष्ट्र की भावना और सुरक्षा के खिलाफ दिए गए बयानों में पुलिस की कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना और सेक्युलरिज्म के खिलाफ दिए गए बयानों में पुलिस की कार्रवाई में फर्क है, जिसे लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। आज तक ब्यूरो। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ 19 साल की लड़की जो इंजीनियरिंग की छात्रा है, पढ़ रही है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। कई दिनों तक उसे पुणे के सेंट्रल येरौडा जेल में बिताने पड़ते हैं और आखिरकार हाईकोर्ट पूछता है कि क्या आपको उनकी जिंदगी तबाह करनी है, तब जाकर उसे छोड़ दिया जाता है। और दूसरी तरफ विजय शाह है कि जिनके खिलाफ एसआईटी फॉर्म होती है, डीआईजी रिपोर्ट सबमिट करते हैं और कहते हैं कि फॉरेंसिक जांच के लिए हमने उनके स्पीच भेज दिए हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उन्हें कहता है कि ठीक है, छुट्टियों के बाद आइए, उसके बाद देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, और वो वहां पर मंत्री बने हुए हैं। तो जांच में कौन ये बयान दे रहा है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है क्या, इसको लेकर हम सवाल पूछेंगे। और हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। शाइना एनसी प्रवक्ता है शिवसेना की, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगी। प्रोफेसर विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट दिल्ली से इस चर्चा में शामिल होंगे। अनुमा आचार्य कांग्रेस की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगी। कांग्रेस की तरफ से कई बार विजय शाह के इस्तीफे की मांग की जा चुकी है। घनश्याम तिवारी थोड़ी देर में इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और अभिषेक झा जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे, और आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस पूरे मामले पर अपनी भूमिका रखेंगे। इससे पहले भी हमने कई बार इस पर चर्चा की हुई है। अनुमा आचार्य, जो सवाल यहां पर हम उठा रहे हैं, उससे पहले मैं जरा 3 सवाल हमारे इस चर्चा के क्या होने वाले हैं वो जरा सबके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल हमारा यह होगा, क्या मंत्री विजय शाह केस की एसआईटी जांच धीमी गति से चल रही है? क्योंकि इतने दिन के बाद एसआईटी, जो डीआईजी ने रिपोर्ट सबमिट की है बंद लिफाफे में, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेंसिक के लिए हमने दिया हुआ है, उसके बाद हम तय करेंगे। सवाल दूसरा, प्रोफेसर अली केस में, महमूदाबाद केस में एसआईटी जांच क्यों नहीं शुरू हो पाई? क्योंकि वहां पर एसआईटी कह रही है कि हमें देखना है कि वो विदेश में कहां कहां पर गए थे। आखिरकार कोर्ट को उनको कहना पड़ा कि भाई आप जो एफआईआर दर्ज हुआ है उस पर जरा कंसंट्रेट करिए। और आखिर में, क्या राष्ट्र विरोधी बयानों पर कार्रवाई में राजनीति हावी है? क्या राजनीति के आधार पर कौन बयान दे रहा है, किस राज्य में दे रहा है, उसके आधार पर यह कार्रवाई होती है? तो यही सवाल से हम शुरुआत करते हैं। अनुमा आचार्य, क्या लगता है आपको? 3 केसेस हम आपके सामने रख चुके हैं। अनुमा आचार्य जी, पहली चीज कि मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य हूं और आर्टिकल 18 मुझे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी मेरी रैंक लगाने का हक देता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि खाली इंट्रोडक्शन में मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य, मैं एक बार फिर क्लैरिफाई करता हूं, विंग कमांडर अनुमा आचार्य, आपका क्या कहना है? जी, पहली चीज तो यह है कि जब विजय शाह जैसे मंत्री बयान देते हैं, उसके बाद पार्टी के अंदर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होती। वो कह देते हैं कि हम लोगों ने ये जो केस है, क्योंकि ये कोर्ट में चल रहा है, इसलिए हम इस पे कुछ काम नहीं करेंगे। सामने दिखता बयान है और जिसकी फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए बहुत देर में ओरिजिनल वीडियो ढूंढा गया। आप शुरू से ही जानते हैं कि इस केस में सबसे पहले तो एफआईआर ही लिखने में देर हुई, और एफआईआर लिखी गई तो उसमें जो धाराएं थी हाईकोर्ट ने वापस किया और उसमें ठीक धाराएं लगवाई गई, और उसके बाद फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए ओरिजिनल वीडियो नहीं गया। तो ये सारी चीजें कुछ बयान कर रही हैं कि अगर आप सत्ता पक्ष की तरफ हैं तो आपके ऊपर कार्यवाही भी देर से होगी और अनुशासनात्मक कार्यवाही तो होगी ही नहीं। क्योंकि हमने 2-3 दिन पहले ही देखा है बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न का केस था, उनके ऊपर से पॉक्सो का जो एक्ट था उसकी धाराएं हटा दी गई और उसके बाद वो काफी दबंगई वाले बयान दे रहे हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, जहां तक अली खान महमूदाबाद का सवाल है, ये तो उनका केस तो था ही नहीं इस दायरे में कि उस पर किसी तरह का केस होता, लेकिन वो जबरदस्ती एक मोहरा बनाए गए और उनकी स्वतंत्रता, मतलब आप पूरा, हम सब पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश, आप और हम दोनों जानते हैं।
हम सब ने पढ़ा, उस बयान में ऐसा कुछ नहीं था, उसमें बल्कि देश की सेना की तारीफ थी, उसमें प्रॉम्प्ट एक्शन की तारीफ थी, सारी बातों पर तारीफ भी थी। और ये भी था कि हमने कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ की क्योंकि उन्होंने वो काम किया, हमें उन पर गर्व है। इसी तरह से हम बाकी जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक है, उनके साथ जब हम कोई गलत बात होती है तभी हमको आवाज उठानी थी। इतनी सी बात, इसमें कोई बुराई तो थी नहीं। हुए मैं कहूंगी कि सरकार ने सबसे पहले, आज मुझे इस बात पे आपत्ति होती है कि ऑपरेशन का नाम सिंदूर रख के हमें भावनात्मक रूप से हमारा शोषण किया, क्योंकि सेनाओं के ऑपरेशंस के नाम हमेशा पराक्रम, विजय, सफेद सागर, गगन शक्ति, त्रिशूल, इस तरह से होते थे। चलिए आपने रखा, सिंदूर रखा, चलिए आप भावनात्मक रूप से आपने जोड़ा, वहां तक भी ठीक है। लेकिन फिर आपने क्या किया? उस सिंदूर के सम्मान का ट्रेड कर लिया, जैसा कि यूएसए के राष्ट्रपति कह रहे हैं। तो सिंदूर का व्यापार, ये क्या सही बात है? तो ये जो आपका कहना है कि सेना जो राजनीति हो रही है राष्ट्र विरोधी, तो मैं इसी को मानती हूँ कि आपने सिंदूर नाम रखा और बाद में उसका आपने सौदा कर लिया, आपने ट्रेड कर लिया, वही राष्ट्र विरोधी है। आए दिन हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के रहना चाहिए, कोई और कुछ कहता है। एक महानुभाव आपके हरियाणा के थे, उन्होंने कह दिया कि जिन लोगों को वैधव्य मिला वो महिलाएं क्योंकि बहादुर नहीं थी, वीरांगना नहीं थी, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तो ये सब चीजों के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करती तो बहुत साफ दिखता है कि पूरे देश में एक पार्टी अपने आप को सब कुछ गलत करने के बाद भी नेशनलिस्टिक बताना चाहती है, और जो लोग वाकई राष्ट्र विरोधी प्रोफेसर हैं, विशाल मिश्रा, पिक एंड चूज कार्रवाई मेरे पास तो ये जवाब जो आमतौर पर देखा गया, जो एग्जाम्पल्स हमने यहां पर रखे, उदाहरण हमने यहां पर रखे, साफ नजर आता है आज अदालत को कहना पड़ा हरियाणा पुलिस को कि आपका दायरा स्पेसिफिक रखिएगा जांच का। विदेश में महमूदाबाद गए हैं, नहीं गए हैं, उनके मोबाइल डिवाइस आपको क्यों चाहिए, ये सारे सवाल पूछे गए और कहा गया कि आप जांच का दायरा स्पेसिफिक रखिए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में, पुणे में एक 19 साल की लड़की जो इंजीनियरिंग की छात्रा है, वो अपने एग्जाम्स मिस कर देती है क्योंकि येरवड़ा जेल में वो अपना समय बिता रही है। और वो पोस्ट जो उन्होंने डिलीट कर दिया था, माफी मांग ली थी, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसके बाद उसको बेल तक नहीं मिल पाती। हाईकोर्ट को कहना पड़ता है कि क्या आप उसकी जिंदगी खराब करना चाहते हैं? यह दोहरा मापदंड नहीं दिखता आपको? प्रोफेसर मिश्रा, मेरी आवाज आपको आ रही है? मेरे ख्याल से प्रोफेसर मिश्रा के पास मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है। शाइना इंसी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शाइना इंसी, दरअसल ये सवाल तो आपके पास जाना चाहिए, आपकी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। शाइना इंसी। देखिए साहिल, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को कहना चाहती हूँ, वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब कोई महिला जो कश्मीर पहलगाम गई है उनके परिवार के साथ और वहां उनका सुहाग छीना जाता है, वहां उनके बेटे या उनके दामाद का मौत होता है उनके सामने, तो ये ऑपरेशन पूरे देश के तरफ से एक मुंहतोड़ जवाब था उन आतंकवादियों के लिए जो बहावलपुर में बैठे थे, मुद्रिकी में बैठे थे और जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तौयबा चलाते थे पाकिस्तान से। तो ये एक मुंहतोड़ जवाब था ग्लोबल टेरर को लेके, और वो पूरे देश की जनता ने दी। रही बात, मुझे नहीं लगता कि कर्नल सोफिया को किसी की भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 2004 से वो एक प्लाटून कमांडर थी जहां उन्होंने 30 शी हैड लेड 30 पीपल इन द फोर्सेस। फिर वो गई कॉन्गो जहां यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स जहां उन्होंने काम किया, IMA में काम किया। नहीं शाइना, मेरा सवाल आपने सुना नहीं तो मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूं। कर्नल सोफिया को किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, यह बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसीलिए तो विजय शाह आज तकलीफ में आ चुके हैं। उनको लग रहा था कि जो वो बयान दे रहे हैं वो सब कुछ सह लेंगे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। हाईकोर्ट ने तक कह दिया गटर वाला बयान है। मेरा सवाल यह है कि जब कार्रवाई की बात आती है तब महाराष्ट्र में एक 19 साल की लड़की
जो इंजीनियरिंग की छात्रा है, उसको येरवड़ा जेल में टाइम बिताना पड़ता है, और विजय शाह जिन पर पार्टी भी कार्रवाई नहीं करती, एसआईटी कहती है कि हमने फोरेंसिक जांच के लिए उनका स्टेटमेंट दिया है, हमें वक्त लगेगा उसका फोरेंसिक का रिपोर्ट आने में, बहुत बिजी है फोरेंसिक लैब। और दूसरी तरफ वहां पर अली खान महमूदाबाद तुरंत गिरफ्तार हो जाते हैं। वहां पर लखनऊ में एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनको बेल नहीं मिलता, उनको भी कहा जाता है कि अरेस्ट कर लिया जाएगा। वहां पर बिहार में एक सटायरिस्ट है, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, एक तरीके से ये जो दोहरा मापदंड है, उसको लेकर मेरा सवाल है। कहीं ना कहीं सरकार को यह सोचना चाहिए था ना, महाराष्ट्र में भी आज हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि उस लड़की की जिंदगी तो आप नहीं खराब करना चाहते, और नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है वो सवाल पूछा हाईकोर्ट ने आज। शाइना जी देखिए, जब कोई भी मैटर सब जुडिस है, आप और हम उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम जरूर बोल सकते हैं कि देश विरोधी बयान के ऊपर जो बवाल उठा, अदालत ने जो सवाल उठाए उन्होंने सही उठाए। और जहां तक मंत्री विजय शाह का सवाल है, कोई देश में उनको शरण नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो ये मापदंड आप और हम यहाँ तय करेंगे, देन इट विल बिकम अ कैंगरू कोर्ट। हमें सिर्फ ये देखना है कि आदरणीय कोर्ट ने जो कहा और जो एसआईटी जांच ने जांच के मुताबिक जो सच्चाई सबके सामने आए, वो राष्ट्र विरोधी बयान को लेके हम जरूर एकजुट आवाज उठा सकते हैं, लेकिन ये राजनीतिक कोई कार्रवाई नहीं है। मैं मानती हूँ कि कर्नल सुफिया के प्रति अपमान हो या एक 19 साल की लड़की के प्रति, जो करेक्टिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है, हम सबको एकजुट रहना ही पड़ेगा इस पूरे मुहिम में। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि गलत शब्दों का उपयोग, वहां दूसरे पुणे तरफ में गलत एक 19 साल की छात्रा को गिरफ्तार करना सही था या गलत था? स्पेसिफिक सवाल है मेरा। ये स्पेसिफिक सवाल जो का अपना पोस्ट डिलीट कर चुकी है, माफी मांग चुकी है, क्या उसको येरवड़ा जेल में रखना यह सही था? हाईकोर्ट की झाड़ के बाद आपको समझ में आता है कि नहीं ये गलत है करके कहना पड़ा पुलिस को कि मंगलवार रात तक बाहर निकल जानी चाहिए। और आदरणीय कोर्ट्स ने भी कहा, तो यहाँ कोई क्वेश्चन को डक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम देश भर में आप देखेंगे, यहाँ एक तरफ 140 करोड़ की जनता में जो 4-5 बयान आए, तो हम ये मापदंड नहीं मान सकते हैं। हम सिर्फ देखना पूरे सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। जब एक मैटर सब जुडिस है तो आदरणीय कोर्ट्स को निर्णय लेना पड़ेगा। और जहां तक विजय शाह का सवाल है, कोई उनको शरण नहीं दे रहे, कोई उनको माफ नहीं कर रहे हैं। 19 साल की लड़की को लेके जो आदरणीय कोर्ट ने कहा, मुझे लगता है हम सबको अंदरूनी झांकना ही पड़ेगा और देखना ही पड़ेगा कि क्यों उलझे हुए ये सवाल है। आशुतोष, जो सवाल उठाए गए हैं, अभी शाइना इनसे कह रही है कि 3-4 घटनाओं को लेकर हम इस तरीके का मापदंड नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये अमूमन देखा गया है। मतलब अभी मैं बाकी धर्म वर्ग में तो जाना नहीं चाहता, क्योंकि एक खतीजा है, एक अली खान है, उसमें तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कुल मिलाकर साफ नजर आता है। हरियाणा में गिरफ्तारी हो जाती है, महाराष्ट्र में गिरफ्तारी हो जाती है, लखनऊ में वहां की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो कहती है कि बेल नहीं मिलेगा, एंटीसिपेटरी नहीं मिलेगा। लेकिन हरियाणा में राज्यसभा सांसद है बीजेपी के, जो बयान देते हैं उन पर कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होता है। विजय शाह अभी भी मंत्री बने हुए हैं। तो ये सचमुच में 3-4 केसेस मानकर चले, या सचमुच में ऐसा मापदंड आपको दिखाई देता है? नहीं साहिल, देखिए ये तो साफ है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो वहां जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए संविधान भी अलग है, कानून भी अलग है, और वहां पे कोर्ट्स भी अलग है। ये भी कहना पड़ेगा। अगर सुप्रीम हाई कोर्ट के कहना पड़ रहा है कि आप 19 साल की लड़की को आप क्रिमिनल बनाना चाहते हैं, और उसने एक ट्वीट लिखा, जो कुछ भी उसने लिखा, उसने 2 घंटे के अंदर उसको डिलीट कर दिया, उसके लिए माफी मांगी, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया जाता और 15 दिन तक वो जेल में रहती है। विजय शाह के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। हाईकोर्ट जब कहता है कि आप 4 घंटे के अंदर कंप्लेन दर्ज करिए, एफआईआर दर्ज करिए, तो भी जो एफआईआर दर्ज की जाती है वो इतनी बेशर्म एफआईआर है कि कोर्ट को कहना पड़ता है कि भाई आपने जो धाराएं लगाई इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इस देश के अंदर 2 संविधान है, इस देश के अंदर 2 कानून है। भारतीय जनता पार्टी उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए अलग संविधान, अलग कानून है, और दूसरे लोगों के लिए अलग कानून है। आप देखिए कौन है, एक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उप मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक है। इसी बयान के आधार पर उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई इस्तीफा नहीं लिया।
विजय शाह ने जो कहा वो सबको मालूम, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर किसी दूसरी पार्टी के नेता ने कहा होता तब तक वो जेल में होता और कई महीने तक उसे बेल भी नहीं मिलती। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूंकि कोर्ट में मामला है इसलिए हमें बोलना ही नहीं चाहिए, सब जुडिस मामला है। ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी किसी सब जुडिस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। अब ये इतना हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट है, क्या कहा जाए इसके ऊपर। और जो काम हरियाणा के राज्यसभा के मंत्री ने कहा है, जो नेता ने कहा है, मतलब मुझे तो उनकी दिमागी हालत पर अफसोस हो रहा है। मतलब वो उन महिलाओं की, उन बच्चियों के बारे में, उन महिलाओं के बारे में बातचीत कर रही हैं जिन्होंने अपना पति खोया है, और वो क्या बयान कर रहे हैं। ये दरअसल एक रुग्ण मानसिकता है, ये सिक माइंड है, और ये सिक माइंड बहुत ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग है। प्रोफेसर विशाल मिश्रा अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो प्रोफेसर मिश्रा, मैंने आपको सवाल वही पूछा था कि ये दोहरा मापदंड दिखता है क्या? जो सवाल मैं आशुतोष के पास लेकर गया था वही सवाल आपके पास भी लाना है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्या एक जैसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर किसी को लगता है कि यह देश विरोधी बयान है तो जो कार्रवाई एक 19 साल की लड़की पर होती है वो विजय शाह पर क्यों नहीं होती? तब तो एसआईटी लगाई जाती है, बाकी सारी चीज की जाती है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक गलत मैसेजिंग नहीं जाता इसके वजह से? नहीं, देखिए, बिल्कुल देखिए, भारत में विधि का शासन है, संविधान सर्वोपरि है, और वो संविधान के अनुच्छेद 14 साफ साफ कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और वही साफ साफ ये भी कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि की समानता और विधि का समान संरक्षण। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि विधि के जो है, और भारत में है भी, भारत में रेक्स लेक्स नहीं है, किंग इज द लॉ नहीं है, भारत में लेक्स रेक्स है, लॉ इज द किंग है, पहली बात। और तो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो ये आरोप लगाया जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि सेलेक्टिव होके वो विजय शाह जी का स्टेटमेंट या कुछ और भी अभी स्टेटमेंट, तो देखिए, पहली बात, मैं 1 बाय 1 आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। देखिए, जो विजय शाह जी का स्टेटमेंट है, मामला न्यायालय में है, न्यायालय निर्णय करेगा। उन्होंने माफ़ी भी मांगी, उन्होंने जो है उस पर खेद भी व्यक्त किया। निस्संदेह जो भी बयान दिया गया वह बहुत ही निंदनीय है। मैं तो ये सवाल करता हूं कि ऐसी मानसिकता कोई भी हो, XYZ बिलोंगिंग टू एनी पार्टी, एनीबडी, ये मानसिकता आती कहां से है, पहली बात। दूसरी बात, ये अति निंदनीय, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, मामला न्यायालय में है, कोर्ट विल लुक इनटू दिस, और कोर्ट देख भी रहा है। जब विधि का शासन है, जब एक तरफ हम कहते हैं लेक्स रेक्स का शासन है, रेक्स लेक्स नहीं है, तो फिर देन कोर्ट में मैटर है, कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन यह कह देना कि सेलेक्टिव होके बहुत अच्छे से आरोप लगा दिया जाता है। साहिल जी, वो लोग आरोप लगाते हैं जो 1951 में अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता का दहन करने के लिए, उसको लिमिटेड करने के लिए संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 में लेकर आते हैं। जब देखिए ना, आज अभिव्यक्ति के वो पैरोकार बन रहे हैं, अभिव्यक्ति के वो पैरोकार बन रहे हैं जो गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और अभिनेता बलराज साहनी पर प्रतिबंध लगाया गया था, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आज वो पैरोकार बन रहे हैं जो माननीय न्यायालय के निर्णय को पलट देते हैं। कौन भूल सकता है साहबानों का केस? बताइए जरा आप, पलटा गया था कि नहीं पलटा गया था? तो पहली बात तो यह कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ भी उंगलियां उठनी चाहिए और देखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मैं तो एक बात कहता हूं, उन्होंने तो चलिए माफी मांग ली, उन्होंने तो चलिए अपनी बात को जो है विड्रॉ किया, मामला न्यायालय में है, भारतीय जनता पार्टी को भी जो निर्णय लेना होगा जरूर लेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो सेना के सेनाध्यक्ष पर टिप्पणी किए थे, जो एयरफोर्स के ऑफिसर को मारने वाले यासीन मलिक को पीएम ऑफिस में बुलाते थे, जरा उनसे पूछिए वो कब माफी मांगेंगे? पूछिए साहिल जी उनसे। सर, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। माफी मांगोगे तो ये दोहरी राजनीति क्यों करते हो? प्रोफेसर मिश्रा, नहीं, मैं तो नहीं, मैंने कहा प्रोफेसर मिश्रा, मैं वो आप जो राजनीति वाला सवाल उठा रहे हैं ना, वो सवाल हम विंग कमांडर अनुमा आचार्य के पास ले जाएंगे। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आम लोग हैं, ठीक है? एक लड़की जो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है, मैं पुलिसिया कार्रवाई की बात कर रहा हूं, मैं तो अदालत तक जा ही नहीं रहा हूं। पुलिस तुरंत एफआईआर भी रजिस्टर करती है, गिरफ्तार भी कर लेती है, यरौड़ा जेल भी भेज देती है, जहां पर हार्डन क्रिमिनल्स रखे जाते हैं। उस जेल में भी उसको रखा जाता है, उसको बार बार बेल भी नहीं मिलता। वो अपनी इंजीनियरिंग की एग्जाम वो नहीं बैठ पाती, कई पेपर मिस कर देती है क्योंकि यरौड़ा जेल में वो बैठी हुई है। और दूसरी तरफ बगल वाले प्रदेश के एक मंत्री इसी तरीके का बयान देते हैं और वहां पर डीआईजी आकर रिपोर्ट देते हैं कि हमने तो फॉरेंसिक जांच के लिए उनका बयान भेजा है। उधर फॉरेंसिक जो लैबोरेटरी है वो बहुत ज्यादा बिजी है, उनके पास बहुत काम है, इतने जल्दी हमारे पास रिपोर्ट नहीं आएगा। तब ऐसे में यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि यहां पर एक कार्रवाई पुलिसिया कार्रवाई, वहां पर एक पुलिसिया अलग कार्रवाई।
इसीलिए सवाल उठा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है। और ये कांग्रेस का शासन होता तब भी हम ये सवाल उठाते। मैं भूला नहीं हूं यहां पर एक कार्टूनिस्ट को जिस तरीके से कांग्रेस के शासन में गिरफ्तार किया गया था, इसीलिए सवाल उठा रहा हूं मैं। प्रोफेसर मिश्रा। नहीं साहिल जी, यस साहिल जी, मैंने अपनी बात को शुरू करने से पहले ही आपसे कहा कि भारत में विधि का शासन है, संविधान सर्वोपरि है, अनुच्छेद 14 में इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। निस्संदेह विधि के समक्ष जब समानता है तो माननीय न्यायालय है ना। अगर कोई गलती हुई है या अगर कोई ज्यादती की जा रही है तो बिल्कुल जो है माननीय न्यायालय इस पर जो है संज्ञान लेगा और जो है इसका बाकायदा जो है निर्णय लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कैसे भी जो है हो सकता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि निसंदेह कि इस प्रकार की जो भी बयान XYZ जो भी दे, जो भी टिप्पणियां की गई वह निसंदेह अक्षम्य है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उसकी निंदा जितनी की जाए कम है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब मामला न्यायालय में है, अच्छा हम आप बैठ के दूर से ये नहीं कह सकते कि नहीं इस मैटर में ये हुआ होगा, इस मैटर में ये हुआ होगा। मेरे ख्याल से बेटर तो कोर्ट के सामने लोग अपनी दलील रख रहे होंगे, वहां पे मैं दूर से देख के क्या बताना है उसमें? जो आज अदालत में हुआ वही हम कह रहे हैं, जो रिपोर्ट आया वही हम कह रहे हैं। जो नहीं हम साहिल जी वही तो कह रहे हैं कि प्राइमा फेसी हमने तो ये देखा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये बातें वहां पे रखी। अब उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर जान रहे होंगे। लेकिन जहां तक डिस्क्रिमिनेशन की बात है कि पर्टिकुलर सेलेक्टिव चश्मे से देखा जा रहा है केसेस को, ये मैंने कहा कि गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर है या भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में ऐसा हो रहा है, ये सरासर गलत है। हमें उन लोगों के स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ना भी चाहिए। गलत है। चलिए आशुतोष आपको जवाब देना चाह रहे हैं, आशुतोष कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए विकास, सवाल आता मानसिकता, प्रोफेसर मिश्रा को लगता है कि ये नहीं, प्रोफेसर मिश्रा को लगता है कि ये चीज गलत नहीं है। मैंने 3 एग्जांपल्स यहां पर रखे हैं, लेकिन वो चीज गलत है। मेरा ये देखना गलत है, ऐसा उनका कहना है। आशुतोष आप जवाब दीजिए। देखिए प्रोफेसर मिश्रा क्या कह रहे हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अपने मन में जानते जो बात वो कह रहे हैं वो खुद उससे कन्विंस नहीं है। उन्होंने हरियाणा के उस नेता के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है जिसने कहा है कि ये वॉरियर महिलाएं नहीं थी इसलिए अपने पतियों को खो दिया। मतलब ये इससे ज्यादा घृणित, इससे ज्यादा घटिया, इससे ज्यादा मतलब बात हो ही नहीं सकती। और वो किस पार्टी से सबको मालूम है, और हरियाणा में किसकी सरकार सबको मालूम है। तो ये कहना कि विधि के हिसाब से चीजें चल रही, कानून के हिसाब से, अरे किसको बेवकूफ बनाया जा रहा भाई? वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए कानून अलग है, संविधान अलग है। और खासतौर में आजादी पर जब रोक लगी थी, देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला मिश्रा जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला प्लीज, कानून का पालन मैंने आपके बीच में नहीं बोला प्लीज प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला प्लीज। आप प्रोफेसर है, प्रोफेसर धर्म का निर्वाह करिए। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? भारतीय जनता पार्टी को भारत के संविधान में कभी यकीन था ही नहीं, आरएसएस को कभी यकीन था ही नहीं। अगर नहीं है तो मैं चलिए अभी पूरा इतिहास खोद के बता देता हूं। आप 1951 की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं 1950 के अंदर जब आरएसएस के लोग क्या कह रहे थे, ये तो भारत का संविधान, ये तो अपशकुन है, इसमें भारत की आत्मा नहीं है। तिरंगा ये तो अपशकुन है, इसमें तीन वो है। मैं बता देता हूं कि वो क्या कहते हैं, आपके सुदर्शन ने क्या कहा था, भारत का संविधान स्क्रैप इट। और रज्जू भैया ने क्या कहा था, भारत का संविधान इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये 51 के आड़ में छुपना, और अब तो फैज की नज़्में पर भी भारतीय जनता पार्टी को डरने लगने लगा। फैज की नज़्म को, अरे जब आपके घर की बच्ची 18 साल की होती और वो जेल में जाती तब आपको दर्द होता, तब पता चलता कि दरअसल जेल में होने का मतलब क्या है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जरा इनसे पूछिए कि हरियाणा के जांगड़े ने जो बोला था वो घृणित है, वो घटिया मानसिकता है या मानसिकता नहीं है, या उसको भी सपोर्ट करते हैं। प्रोफेसर मिश्रा जल्दी से, उसके बाद अभिषेक झा के पास जाना है मुझे। प्रोफेसर मिश्रा। साहिल जी, मैंने सबसे पहले कहा, आशुतोष जी ने शायद सुना नहीं कि जो भी XYZ बिलोंगिंग टू एनी पार्टी जो भी इस तरीके का बयान देता है वो अक्षम्य है, निंदनीय है, उसकी कहीं पर कोई इफ और बट नहीं है। कार्रवाई पर बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैंने ये, आशुतोष जी जब आशुतोष जी नहीं तो इन्होंने कहा ना कि ये इन्होंने टिप्पणी नहीं की। दूसरी बात, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहे हैं, आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आर भी मालूम है, अनावश्यक रूप से आप टिप्पणी करने लगते हैं। पूजनीय श्री गुरु जी की चिट्ठी आपने पढ़ी है, द देन रिटर्न टू जो है मेनन सेक्रेटरी को क्या लेटर लिखा गया है? नहीं, आप क्यों बात कर रहे हैं? नहीं क्यों? आपको जब मालूम नहीं है पूजनीय श्री गुरु जी की चिट्ठी लिखी हुई है, उसमें सारी बातें क्लियर लिखी हुई है। मैं आपको चिट्ठी पढ़ा दूं, लेकिन नहीं, आपका वैचारिक, अरे मैं समझता हूं कि मैं आपकी कह दीजिए आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नफरत है। ठीक है, आपको नफरत है,
मैं आपको चुनौती देता गलत कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको मुद्दे पर लाना चाहता हूं। मैं पूजनीय गुरुजी समग्र आपको पढ़ा के मिश्रा जी और आशुतोष, नहीं आशुतोष और मिश्रा जी, आज आरएसएस हमारा डिबेट का टॉपिक नहीं। एक मिनट, आरएसएस हमारा डिबेट का टॉपिक नहीं है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे और मैं दोनों को आपको बुलाऊंगा। आज का मुद्दा नहीं, ठीक है, चलिए मैं दोनों को कह रहा हूं, इस बात को मैं दोनों को कहना चाहता हूं कि देखिए आज हमारा आरएसएस बहस का मुद्दा नहीं है। हमारा बहस का मुद्दा यह है कि क्या सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। आपने निंदा की, बहुत अच्छी बात है। हमारा डिबेट का मुद्दा यह है कि क्या सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, यह हमारा डिबेट का मुद्दा है आज की स्थिति में। और इसीलिए अभिषेक झा, बार बार आपके पास यह सवाल उठता है कि एनडीए शासन जहां पर है वहां पर एनडीए का नेता अगर इस तरीके की टिप्पणी करेगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो इंजीनियरिंग की छात्रा हो या कोई प्रोफेसर हो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला, उस पर जरूर कार्रवाई हो जाएगी। क्या आपकी पार्टी की तरफ से भी यह बात रखी जाएगी कि इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सवाल है सारे, अदालत का मामला नहीं है। साहिल जी, हमारा मानना है कि देश का संविधान सबके लिए बराबर है, देश में कानून सबके लिए बराबर है, आम और खास कोई अंतर नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के कानून को अगर तोड़ता है, अशोभनीय टिप्पणी करता है, तो न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हम एक नजीर पेश कर सकें। आपने जिक्र किया, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह जी, उन्होंने जो बयान दिया उसको सबने कंडेम किया। इस तरह की चीजों को हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। हमारी बहन सोफिया कुरैशी जी हैं, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। और फ्लो में कई बार होता है कि लोग एक स्टेप आगे बढ़ के ही बोल देते हैं, जिसकी वजह से चीजें इस दिशा में बढ़ जाती हैं। उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन न्यायालय ने इसको उचित नहीं समझा और एसआईटी गठित हुई है, उन पर जो भी कार्रवाई होनी है वो होगी और कोई पार्टी उनको डिफेंड करने के लिए यहां पर नहीं खड़ी है। इससे इतर अगर आप बात करते हैं कि अन्य जगहों पर कार्रवाई फास्ट चल रही है, कंपैरिजन कहां किया जा रहा है साहिल जी? कहा जा रहा है कि जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई स्लो है, जो सत्ता से जुड़े लोग नहीं है उन पर कार्रवाई फास्ट। हमारा तो पहले यह मानना है कार्रवाई उन पर होनी चाहिए जिन्होंने सचमुच गलती की है। अगर किसी व्यक्ति ने गलती नहीं की है और उस पर अगर कार्रवाई होती है तो यह भी एक बड़ी चूक के समान है, किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, हम इसका भी समर्थन कतई नहीं करते हैं। अब दूसरी तरफ किसी पर फास्ट कार्रवाई होनी, मैं दो एग्जांपल रखूं आपके पास, कार्रवाई होनी चाहिए। आपने सही कहा, बहस का विषय आपने सही कहा। नहीं, मैं आपको एग्जांपल रखता हूं। चलिए मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स रखता हूं। एक व्यक्ति कि जो एक वरिष्ठ पद पर बैठा हुआ है, जिस पर हाईकोर्ट सुओ मोटो संज्ञान लेकर कहता है आप एफआईआर दर्ज कराइए, और जो बयान इसने दिया हुआ है वो गटरबाजी का बयान है, और उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि इन धाराओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसके तहत देश में भावनाएं भड़काने का काम उन्होंने किया, देश में दो समुदायों में रिफ्ट पैदा करने का काम उन्होंने किया, और उसके तहत उन पर कार्रवाई की जाए। एफआईआर दर्ज होता है, उस पर भी हाईकोर्ट की टिप्पणी आती है, वहां पर भी हाईकोर्ट कहता है कि आप किस तरीके का एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, ठीक से एफआईआर दर्ज करिए, एसआईटी फॉर्म होगी, हम जांच करेंगे, हम ध्यान रखेंगे उस पर। यह रहा एक मुद्दा, उस मंत्री पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, वरिष्ठ पद पर बैठे हुए, ना गिरफ्तारी होती है, ना पार्टी से निकाला जाता है, ना मंत्री पद से निकाला जाता है। वही दूसरी तरफ एक 19 साल की इंजीनियरिंग की छात्रा जो एक पोस्ट इंस्टाग्राम के पे रीपोस्ट करती है और 2 घंटे के बाद उसको डिलीट करके कहती है कि मुझसे गलती हो गई, उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसे येरौड़ा जेल भेज दिया जाता है, जहां पर मुंबई बम धमाकों के आरोपी वहां पर रखे हुए थे, वहां पर उसको भेज दिया जाता है, उसकी बेल नहीं होती। आखिरकार हाईकोर्ट कहती है कि अरे उसकी एग्जाम चल रही है, आप उसकी जिंदगी तबाह करोगे क्या, और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। अब बताइए मुझे कि कार्रवाई में फर्क है कि नहीं? एक ही कानून बीएनएस का, साहिल जी, मैंने दोनों राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार। इस बात को स्पष्ट कर देता हूं। अब दो एग्जांपल मैंने आपके पास रखे, मैंने बहुत टेक्निकली आपको बताया। नहीं, एकदम आपने एग्जांपल रखे हैं, बिल्कुल सही किया है, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं। बहुत टेक्निकली मैंने आपको एक बात कही। सबसे पहली बात कि कानून सबके लिए बराबर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आम और खास में कोई अंतर नहीं करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी ने कुछ गलती नहीं की है उस पर कार्रवाई होती है तो यह बहुत बड़ा ब्लंडर है। चौथी बात कि किसी पर अगर फास्ट कार्रवाई हो रही है तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आपत्ति पांचवी बात पर है कि अगर किसी ने गड़बड़ी की है और उसको किसी भी माध्यम से अगर संरक्षण मिल रहा है, समाज में एक नेगेटिव तस्वीर पेश हो रही है, तो यह बात उचित नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। अब होता यह है कि बहुत सारी चीजों की टेक्निकलिटीज होती हैं। मंत्री महोदय ने जो बातें कही, 5 बार माफी मांगी,
हाईकोर्ट ने सेल्फ कॉग्निजेंस लिया, उसके बाद चीजें इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के विषय में कहा जा रहा है कि चीजें बहुत स्लो चल रही हैं, तो वो एकदम अनुसंधान का विषय है कि अगर कहीं से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मंत्री महोदय हैं या बड़े पोस्ट पर बैठे व्यक्ति हैं, उन्होंने गलती की है और एहतियात के तौर पर नहीं बल्कि इंटेंशनली उनको इसका लाभ दिया जा रहा है, कार्रवाई स्लो चल रही, तो ये चिंता का विषय है। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, राजनीति में शुचिता बहुत जरूरी है। हम महात्मा गांधी घनश्याम तिवारी के पास जाने के पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जल्दी से अभिषेक झा, मुझे आपसे एक लाइन में एक जवाब चाहिए, वो ये क्योंकि आपकी पार्टी ने विजय शाह से इस्तीफा मांगा था, आपकी पार्टी ने, क्या आपको लगता है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, नैतिकता के आधार पर तो दे देना चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी के मानक के हिसाब से अगर आप कहेंगे तो आपको ध्यान में होगा कि एक बार एक बड़ा रेल हादसा हुआ था और हमारे नेता नीतीश कुमार जी तत्कालीन रेल मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये हमसे चूक हुई है, दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंसी, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। तो मसला यही है कि जब इस तरह का दृश्य प्रस्तुत हुआ तो नैतिकता के आधार पर तो निश्चित रूप से इस्तीफा दे ही देना चाहिए। ठीक, घनश्याम तिवारी, क्योंकि आपके पार्टी के नेता भी जाति सूचक बोल चुके हैं, इसके लिए उन पर भी कार्रवाई हुई नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जिनके मैंने एग्जांपल्स दिए, मैं वो उसको रिपीट नहीं करना चाहता। आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी उसको? नमस्कार साहिल, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 अहम बातें हैं। पहली बात, जो विजय शाह ने बोला या जो बीजेपी के एमएलसी हैं जो कर्नाटक में, वो जो फौजिया तरन्नुम के बारे में बोल रहे हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं, या जो जगदीश देवड़ा ने बोला, या जो भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र ने बोला, ये सारे बयान मैं नहीं समझता कि ये शर्मनाक बयान बदजुबानी है। ये भारतीय जनता पार्टी की जड़ों की मूल राजनीति। रामगोपाल जी का भी बयान उसमें ऐड होना चाहिए। रामगोपाल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के जड़ों की मूल राजनीति है। इस राजनीति के तहत पिछले 11 साल से हम देश में प्रतिदिन हिंदू मुसलमान बहस देख रहे हैं, जिस राजनीति की बुनियाद में आदित्यनाथ जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास से लेकर, विश्वास से लेकर के बटेंगे कटेंगे की नाव में जाकर के बैठ गए। तो मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी विजय शाह के बयान को किसी भी बदजुबानी के रूप में देख रही है। हाँ, वक्त आने पे मुंह जरूर छुपा लेंगे। जैसे मैं मानता हूं कि आपकी आज की बहस में आपने किसी बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाया होगा, वो नहीं आए होंगे, क्योंकि यह अवसर है मुंह छुपाने का, ताकि आपको बयान की भर्त्सना भी ना करना पड़े, आपको जवाब भी ना देना पड़े कि विजय शाह को क्यों इस्तीफा नहीं देना पड़ा। मैंने देखा कि राजनाथ सिंह ने विजय शाह पे क्या बोला, संजय सेठ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है, उन्होंने क्या बोला, निर्मला सीतारामन जो पूर्व रक्षा मंत्री है, उन्होंने क्या बोला, या कोई और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, भारतीय जनता पार्टी के 2-4 और मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस के रहे हैं, उन्होंने क्या बोला। जिस बयान पर न नड्डा जी ने कुछ कहा, न पूर्व रक्षा मंत्री ने कुछ कहा, न राज्य रक्षा मंत्री ने कुछ कहा, न वर्तमान रक्षा मंत्री ने कुछ कहा, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के जड़ों की मूल राजनीति का बयान है। ये समाज में जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आने वाले चुनाव आएंगे, ये बटेंगे कटेंगे पार्टी पुनः इस तरह के बयान देगी। विजय शाह का ट्वीट देख रहा था मैं, सेना के बीच में रामगोपाल जी के बयान पर आप भी खेद व्यक्त करते हैं ना घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी खेद व्यक्त किया जा रहा है ना उसको लेकर। मैं शायना जी के विषय नहीं बोल रहा था, मैं विजय शाह का ट्वीट पढ़ता हूँ। शायना जी एक सेकंड प्लीज, शायना जी प्लीज एक सेकंड, आपके बीच में नहीं बोलूंगा। एक मिनट, शायना कुछ बोलना चाह रही है आपसे, जरा एक बार उनको भी पूछ लेने दीजिए। घनश्याम जी जरा पूछ लेने दीजिए शायना जल्दी से। मैंने सबकी बात सुनी है, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायना जी थोड़े धैर्य रखेंगी प्लीज। अरे पहले बता रहा हूं, अरे आपके तो उनका सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे। आप पूछ लीजिए, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करता हूं। यही सवाल है। एक वाक्य, अभी मिश्रा जी भी सवाल पूछ रहे हैं। साहिल मुझे जवाब देने दीजिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, कोई भी कुल मिलाकर हमको तो आशुतोष इस बात को लेकर बात करनी चाहिए। मिश्रा जी एक मिनट, मिश्रा जी एक मिनट, मिश्रा जी ऐसे नहीं साहिल, मिश्रा जी एक मिनट, मिश्रा जी एक मिनट, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मिश्रा जी एक मिनट, सिर्फ घनश्याम तिवारी बात करेंगे और मैं उनसे सवाल पूछूंगा। जरा प्लीज बाकी लोगों को जरा शांत करिएगा। कुल मिलाकर मैं यहां पर ले आता हूं कि कोई बड़ा नेता बयान देता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर वो एक स्टूडेंट है, प्रोफेसर है और कोई बड़ा नेता नहीं है तो उस पर कार्रवाई होती है। इसीलिए घनश्याम तिवारी जी सवाल यह कि रामगोपाल यादव पर टीका टिप्पणी की गई, पॉलिटिकल निशाना साधा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन पर कंप्लेंट की गई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। तो आप खेद व्यक्त करते हैं क्या रामगोपाल यादव जी के बयान को लेकर, ताकि हम चर्चा आगे बढ़ा दें? मैंने उस बयान को वर्बैटिम मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को सुनाएं या पढ़ के सुनाएं पूरे बयान को। जब उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी को इसलिए टारगेट किया गया
लोगों को दिखाई देता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखाई देता है कि वो मुस्लिम हैं, जबकि व्योमिका सिंह जी को या विंग कमांडर भारती जी को नहीं टारगेट किया गया, क्योंकि ये चीज उनको दिखाई नहीं देती है। तो ये उन्होंने अपनी टिप्पणी के साथ किया। आप उसकी बात का, एक सेकेंड, आप उनकी बात की आलोचना कर सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह थेथोलॉजी नहीं करूंगा, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी जी को जिस तरीके से टेररिस्ट की बहन कह के गाली दी गई, उसके बाद जो प्रमुख नेता का बयान आया वो रामगोपाल यादव जी का था। मैं एक आखिरी बात करके अपनी बात पूरी करता हूं जो पूरी नहीं हुई थी। मैं विजय शाह का ट्वीट देख रहा था, मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। विजय शाह ने ट्वीट क्या किया 5 दिनों पहले। उन्होंने कहा, मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति एवं समुदाय को ठेस पहुंचाने या आहत करने का नहीं था। क्या ऐसा ट्वीट आदित्यनाथ कर सकते हैं? वही चीज आप कह रहे थे, पहचानने वाली नहीं, ये जो कपड़ों से पहचानने वाली पार्टी है, कटेंगे तो कटेंगे कहने वाली पार्टी है, जो ऐसे मुद्दों पर अपने प्रवक्ता को भी नहीं भेजती, ये पार्टी कभी भी हिंदू मुस्लिम विवाद पे यही आज की चर्चा का जो मुद्दा था ना, वो यही मुद्दा था। हमने सभी लोगों से बातचीत की, सभी लोगों से हमने सवाल पूछे। कुल मिलाकर एक बात नजर आती है, देखिए आज बीएनएस की जिन धाराओं के तहत कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, एफआईआर किए जा रहे हैं, वो उन्हीं धाराओं के तहत इससे पहले भी 152A के तहत कार्रवाई करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन आज तक किसी भी बड़े नेता पर भड़काऊ बयान देने के लिए कोई भी कार्रवाई पूरे अंत तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई स्टूडेंट है या कोई प्रोफेसर है, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। यह बात यहां पर कुल मिलाकर सामने आती है। फिर भले वो नेता किसी भी पार्टी का, खींचा लेदर होगा, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई नहीं होगी। और यही कहीं ना कहीं हमें बात करने की जरूरत है, और इसीलिए हमने ये चर्चा भी रखी थी। और अब छुट्टियों के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आएगा, एसआईटी का नया रिपोर्ट आएगा, उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे।